गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान के अंदर होने वाले प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो प्रजामंडल आंदोलनों का आयोजन हुआ, उनके अंदर कौन कौन सी घटनाएं हुई, किन किन देसी रियासतों के अंदर प्रजामंडल आंदोलन हुए और उनके अंदर किन किन लोगों की भागीदारी रही। तो इस तरीके से हमारी यह रूपरेखा होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे कि प्रजामंडल आंदोलन होते क्या हैं और किस तरीके से इनकी शुरुआत होती है और कौन कौन सी देसी रियासतों के अंदर इन प्रजामंडलों की स्थापना हुई। तो इसी कड़ी को शुरू करते हुए हम लोग यह देखते हैं कि प्रजामंडल आंदोलन होते क्या हैं। दोस्तों, अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने भारत के ऊपर दो तरीके से शासन किया। कौन कौन से तरीके से? एक तो शासन था प्रत्यक्ष। अंग्रेजों ने सीधा ही जो भारत की जनता है उसके ऊपर शासन किया, जिसका जो मेन लीडर होता था वह होता था गवर्नर जनरल और या वाइसरॉय, और उसके अंडर के अंदर होती थी क्या नाम से अपने एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, या किसी अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाता था। उसके अलावा एक दूसरा तरीका होता था अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? कि अप्रत्यक्ष रूप से जो अंग्रेज है वो वहाँ पे देसी रियासतों के अंदर राजाओं के थ्रू शासन करते थे। किनके थ्रू शासन करते थे? राजाओं के थ्रू शासन करते थे। अब अगर बात की जाए कि आंदोलनों की, अंग्रेजों से मुक्त होने के लिए या अंग्रेजी शासन समाप्त करने के लिए, तो प्रत्यक्ष रूप से जहाँ पे शासन था वहाँ पर कई आंदोलन हुए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, और इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन। और इसके अलावा अगर बात करें जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरीके से और भी कई आंदोलन हुए जो भारत की जनता ने अंग्रेजी शासन से मुक्ति के लिए सीधे सीधे चलाए थे। लेकिन अगर बात करें कि जहाँ पर देसी जो रियासतें थी वहाँ पर किस तरीके से आंदोलन हुए, तो जहाँ पर देसी रियासतें थी, तो देसी रियासतों के अंदर जो आंदोलन होने वाले थे उन्हें कहते हैं प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन। कौन से आंदोलन कहते हैं? प्रजामंडल आंदोलन। और यह जो प्रजामंडल आंदोलन है वह देसी रियासतों की जनता के द्वारा देसी रियासतों की अनुमति के बगैर चलाए जाने वाला आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? देसी रियासतों की जनता द्वारा देसी रियासतों की जनता द्वारा जो रियासतों की अनुमति के बगैर, रियासतों की अनुमति के बगैर चलाए जाने वाला जो आंदोलन था वह था प्रजामंडल आंदोलन। एक इसके अंदर एक कड़ी और आती है कि जो प्रजा परिषद आंदोलन भी चले थे, लेकिन वो जो प्रजा परिषद आंदोलन थे वो चले थे देसी रियासतों के शासकों की अनुमति से जो चलने वाले आंदोलन थे वो थे प्रजा परिषद आंदोलन। तो प्रजा परिषद आंदोलन को एक बार मैं लिख देता हूं। और इसके अंदर क्या होता है कि जो वहां के जो शासक था, प्रजा परिषद आंदोलन। तो प्रजा परिषद आंदोलन कौन थे? जो वहाँ के शासकों की अनुमति से चलाए जा रहे थे। किससे चलाए जा रहे थे? अनुमति से चलाए जा रहे थे। देखो, अंग्रेजों का जो शासन था वो दो तरीके से अंग्रेजों ने शासन किया। पहला प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से जो जनता ने आंदोलन किए वो डायरेक्टली किए, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन हो गया और नमक सत्याग्रह हो गया। इस तरीके से और भी कई सारे आंदोलन हुए थे।
इसके अलावा अगर बात की जाए अप्रत्यक्ष आंदोलन, अप्रत्यक्ष जो शासन था उसकी, तो अप्रत्यक्ष शासन अंग्रेजों ने दो देसी रियासतों के जो शासक थे उनके थ्रू उन्होंने शासन किया। उन्होंने शासन के अंदर कोई छेड़खानी नहीं की, लेकिन उन्होंने कंट्रोल अपने हाथों के अंदर रखा, देसी रियासतों का फुल्ली कंट्रोल अपने हाथों में रखा देसी शासकों के द्वारा। और जो यहाँ पे जो आंदोलन चलने वाले थे उनको भी दो तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, एक तो प्रजामंडल आंदोलन हो गए और एक हो गए प्रजा परिषद आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन वे आंदोलन थे जो वहाँ के शासकों की अनुमति के बगैर जो चलाए जाने वाले आंदोलन थे वो थे प्रजामंडल आंदोलन, और प्रजा परिषद वहाँ की जो शासकों की अनुमति से जो चलाए जाने वाले आंदोलन थे वो थे प्रजा परिषद आंदोलन। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें आगे की कड़ी को जोड़ते हुए हम लोग यह देखते हैं कि जब ये डिसाइड हो गया था कि प्रजामंडल आंदोलन करने हैं और जो देसी रियासतों के जो एक मेन जो लीडर्स वगैरह जिन्होंने वहाँ पे आंदोलन वगैरह किए थे, जो पॉपुलर नेता वगैरह कहे जा सकते हैं देसी रियासतों के अंदर, उन्होंने इसके अंदर अच्छी खासी और मुख्य भूमिका निभाई थी। उनके अंदर अगर बात की जाए राजस्थान की, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे केवल राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर जो देसी रियासतों की अगर ओवरऑल इंडिया की अगर एक बार बात कर लें तो ओवरऑल इंडिया के लिए 1927 के अंदर एक परिषद की गठन होता है, और वो परिषद थी अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। कौन सी परिषद थी? वह है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। और इसकी जो स्थापना है या इस परिषद का जो गठन है वो कहाँ पे होता है? इस परिषद का गठन होता है बॉम्बे के अंदर। कहाँ पे होता है? बॉम्बे के अंदर, वर्तमान मुंबई और स्टेट महाराष्ट्र। इसके जो अध्यक्ष जो बनाए गए थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे राव रामचंद्र राव, या इन्हें ये दीवान भी थे तो इन्हें दीवान रामचंद्र राव कई जगह पे नाम मिल जाएगा, और कई जगह पे इनका डायरेक्टली नाम मिल जाएगा रामचंद्र राव। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? रामचंद्र राव। और अगर बात करें इसके उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष कौन थे? इसके उपाध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक जी। उपाध्यक्ष इसके उपाध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह पथिक। और यह विजय सिंह पथिक वही व्यक्ति है जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण के अंदर मुख्य भूमिका निभाई थी, और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी सारे आंदोलन वगैरह किए थे। वहाँ पर इन्होंने जो कानपुर के अंदर पत्रिका निकाली जाती है प्रताप, वहाँ पर भी इन्होंने लेख प्रकाशित करवाए थे, और मराठा जो समाचार पत्र चलता था उसके अंदर भी इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में लेख प्रकाशित करवाए थे। अगर आगे बढ़ते हैं 1928 की, तो यहाँ पर तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना हो गई। यह जो परिषद था वह था पूरे भारतवर्ष के लिए। तो पूरे भारतवर्ष के अंदर जितनी भी देसी रियासतें थीं उन सभी के अंदर आंदोलनों को बढ़ावा देने के लिए या आंदोलन शुरू करने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। इसकी जो कार्य था वह कार्य था कि जितनी भी देसी रियासतें हैं उन सबको कनेक्ट करना और उन सब के अंदर जो एक तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से आंदोलन को शुरू करना, तो यह इसका मुख्य कार्य था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि भारतवर्ष के थोड़े थोड़े जैसे जो देसी रियासतें थीं उनको पार्ट में बांट करके वहाँ पे सचिवों की स्थापना कर दी। तो भारत के अंदर अगर जैसे कि राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान का जो एरिया है वह था राजपूताना, और जो मध्य भारत है उसका कुछ हिस्सा, तो वहाँ पे जो सचिव बनाए गए थे वो बनाए गए थे राम नारायण चौधरी को। तो एक बार वो भी लिख देता हूँ मैं, राजपूताना व मध्य भारत का सचिव। वह किसको बनाया गया था? राम नारायण चौधरी।
और राम नारायण चौधरी ये वही व्यक्ति है जिन्होंने शेखावाटी किसान आंदोलन और इसके अलावा बेगू किसान आंदोलन के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया था। कौन कौन से किसान आंदोलन? एक तो था बिजोलिया शेखावाटी किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, उसके अलावा एक था बेगू किसान आंदोलन के। तो इसके अंदर राम नारायण चौधरी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा बात करें सन 1928 की, तो 1928 के अंदर दो बड़ी घटनाएं होती है। एक कि राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है। राजपूताना देसी लोक परिषद की स्थापना कहाँ पे होती है? अजमेर के अंदर। तो स्थापना होती है राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना कहाँ पे होती है? अजमेर के अंदर होती है। और जो इसका अध्यक्ष बनाया गया था राम नारायण चौधरी को, जो कि राजपूताना और मध्य भारत का सचिव भी था। राम नारायण चौधरी इसको अध्यक्ष बनाया गया था और इसका प्रथम अधिवेशन है वह भी अजमेर के अंदर हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे फैक्ट की तरफ। एक घटना तो यह हो गई कि राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना हो गई, और दूसरी जो बड़ी घटना होती है वह घटना होती है कि जो कांग्रेस का जो कलकत्ता का अधिवेशन था उसने भी रियासतों के अंदर उत्तरदायी शासन का समर्थन किया था। किसका समर्थन किया था? उत्तरदायी शासन का। कहाँ पे? देसी रियासतों के अंदर। और उस वक्त अध्यक्ष कौन था? उस वक्त अध्यक्ष थे इसके मोतीलाल नेहरू। तो 1928 के अंदर कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन यह हुआ था कलकत्ता। और इसके अंदर अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। और इन्होंने देसी रियासतों के अंदर उत्तरदायी शासन का समर्थन किया था। देसी रियासतों में उत्तरदायी शासन का समर्थन किया था। तो इस तरीके से 1928 के अंदर ये दो बड़ी घटनाएं होती है। इसके बाद में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है सन 1938 के अंदर। कहाँ पे होता है? ये होता है हरिपुरा के अंदर। और हरिपुरा कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। उस वक्त अध्यक्ष कौन था? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम प्रजामंडल आंदोलनों का पूर्णतया सहयोग करते हैं। क्या कहा? हम प्रजामंडल आंदोलनों का पूर्णतया सहयोग करते हैं, पूर्णतया समर्थन करते हैं और हम इसका साथ देंगे। तो बात है कब की? 1938 की। इसके ठीक 10 वर्ष बाद में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे होता है? कांग्रेस अधिवेशन यह होता है हरिपुरा के अंदर। और हरिपुरा कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने इस अधिवेशन के अंदर क्या किया? इन्होंने प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन किया। तो इस तरीके से जो प्रजामंडल आंदोलन जो शुरू होने वाले थे, यह उससे रिलेटेड कुछ घटनाएं हैं, मैन घटनाएं हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम के अंदर हर बार क्वेश्चन आता है और 100% क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अब अगर बात करें कि किस किस देसी रियासत के अंदर
किस किस प्रजामंडल जो आंदोलन है उसकी शुरुआत होती है, या कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा प्रजामंडल होता है किस किस सन के अंदर, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार ये देखते हैं कि कौन से साल के अंदर कौन सी रियासत के अंदर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना होती है। तो एक बार सन लिख लेते हैं। तो सन है 1931, ये सबसे पहला याद रखना है। उसके बाद में याद रखना है 1934, 1934 हो गया। उसके बाद में 1936, फिर 1938, 1939, 1942, 1943, एक मिनट, हाँ, 1943, 1944, फिर 45 और फिर उसके बाद में 46। देखो 1931 था, उसके अंदर जो जिस देसी रियासत के अंदर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना होती है वह थे राज्य या देसी रियासत जयपुर और बूंदी। कौन सी थी? जयपुर और बूंदी। दूसरे 1934 के अंदर कौन था? मारवाड़ और इसके अलावा हाड़ौती। मारवाड़ और हाड़ौती। इसके बाद में जब बात आती है बीकानेर की, बीकानेर और धौलपुर, बीकानेर और धौलपुर। इसके बाद में मेवाड़ और जो है अपने भरतपुर, भरतपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में आ जाता है अपना जो और शाहपुरा। कितने हो गए? 3 4। और इसके अलावा एक लास्ट आ जाता है अपने वहाँ से है मेवाड़ हो गया, शाहपुरा हो गया, एक है अलवर। तो ये यहाँ पे 5 देसी रियासतों के अंदर प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं 1939। 1939 के अंदर कोटा है। इसके बाद में है अपना किशनगढ़ और इसके बाद में है अपना सिरोही। ये यहाँ पे हो जाता है। 1942 के अंदर बात आ जाती है कुंभलगढ़ की, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बाद में है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के नज़दीक फिर है डूंगरपुर। उसके बाद में प्रतापगढ़ और जैसलमेर। और जो लास्ट जो है उसके अंदर आ जाता है अपना झालावाड़, जो कि रियासतों के अंदर बनने वाली सबसे अंतिम रियासत थी। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनको याद कैसे किया जाए। एक बार को तो मान लो कि हम लोग नहीं याद कर लिया, लेकिन जब चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं तब चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो जाती है, तब क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक अपन अपनाएंगे। छोटी सी ट्रिक क्या है? छोटी सी ट्रिक है कि यहाँ पे 1931 के लिए लिख लेंगे हम लोग, जब महान धोबी मेवा भरकर शाह की कोशिश की। तो जब से याद रख लेंगे अपन, जैसे जयपुर वैसे बूंदी, और यहाँ से मैं से मारवाड़, और हा से हाड़ौती, धो से धौलपुर,
बी से बीकानेर, और मेवा से मेवाड़, भर से भरतपुर, कर से करौली और शाह से शाहपुरा। इसके अलावा एक रह रहा है इसमें, मेवाड़ हो गया है, भरतपुर हो गया है, करौली हो गया है और शाहपुरा हो गया है, और हो गया है अलवर। तो यहाँ पे एक अलवर का और बना लेते हैं, मेवा भरकर और वर्षा, इसको वैसे कर लेते हैं वर्षा। वर्ष हो जाएगा अलवर और शाह से शाहपुरा, और की से हो जाएगा किशनगढ़, को से कोटा और सी से सिरोही। तो इस तरीके से ये अपने मेन याद हो जाते हैं। उसके बाद में आते हैं अपन इधर जो हाड़ौती वाला है, मेवाड़ वाला है वो क्षेत्र। तो यहाँ पे मेवाड़ वाले क्षेत्र के अंदर एक तो हो जाता है स्टार्टिंग में 1942 के अंदर कुंभलगढ़, फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ये थोड़ा सा सीक्वेंस में चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हो गया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से ऊपर चले गए डूंगरपुर, डूंगरपुर से यहाँ पे गए प्रतापगढ़। तो ये तीन दो तो सीक्वेंस में याद हो गए। उसके अलावा जो 1942 है, 1942 के अंदर एक थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कुंभलगढ़ को, और कुंभलगढ़ के बाद में यहाँ पे 45 के अंदर आ जाता है प्रतापगढ़ के साथ में आ जाता है जैसलमेर, और लास्ट के अंदर अपनी झालावाड़ रियासत है ही। इसकी और भी कई तरीके हैं जिसके निमोनिक्स आपको जैसे कि और अदर बुक्स वगैरह में भी मिल जाएंगे, या आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उस तरीके से भी याद कर सकते हो। ये वो तरीका है जिससे मैंने थोड़ा बहुत याद किया, और कुछ रह जाता है तो मैं वैसे डायरेक्टली याद कर लेता हूँ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये अपना कोई तरीका है वो भी निजात कर सकते हो। तो इस तरीके से ये अपना जो प्रजामंडल है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है, और जिसके अंदर हम लोगों ने यह देखा कि कौन कौन से साल के अंदर कौन कौन सी देसी रियासतों के अंदर प्रजामंडलों की स्थापना होती है, और इसकी जो इतिहास है वह किस तरीके से यह शुरू हुआ था, और उसको शुरू करने में किन किन परिषदों का क्या क्या रोल रहा था। इस तरीके से हमने ये छोटी मोटी चीज़ें देखी है। एक बार इन चीज़ों को और देख लेते हैं कि किस साल के अंदर कौन सी देसी रियासत के अंदर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो 1931 के अंदर जयपुर बूंदी है, और 1934 के अंदर मारवाड़ और हाड़ौती आ जाता है, 1936 के अंदर बीकानेर है, धौलपुर है, और 1938 के अंदर आ जाता है अपना मेवाड़ आ जाता है, भरतपुर आ जाता है, करौली आ जाता है, अलवर आ जाता है और शाहपुर आ जाता है। 1939 के अंदर से किशनगढ़ आ जाता है, कोटा आ जाता है, सिरोही आ जाता है। 1942 के अंदर कुंभलगढ़ आ जाता है, फिर उसके बाद में 43, 44 से 45 ये सीक्वेंस से चल जाता है। अपने जैसे बांसवाड़ा हो जाता है, फिर डूंगरपुर हो जाता है, फिर प्रतापगढ़ हो जाता है, प्रतापगढ़ के साथ में जैसलमेर आ जाता है। इसके अलावा फिर लास्ट के अंदर जो 46 है, 46 के अंदर झालावाड़ हो जाता है। तो झालावाड़ के अंदर लास्ट अंतिम में प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। तो इस तरीके से प्रजामंडलों की स्थापना यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब इनके अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि जयपुर के अंदर प्रजामंडल की स्थापना कैसे होती है, कौन कौन यहाँ पे लीडर होते हैं, और यहाँ पे कौन कौन सी घटनाक्रम होती है। इसी तरह से बाकी के जितनी भी रियासतें हैं हम इनको अब आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अगर आपने यह टॉपिक यह सोच करके छोड़ दिया कि नहीं ये तो हार्ड टॉपिक है, मैं इसकी बजाय किसी और टॉपिक को जो स्ट्रॉन्ग कर लूँगा ताकि वहाँ से कैसा भी क्वेश्चन आए मैं सॉल्व कर लूँगा, तो ये चीज़ दिमाग के अंदर सेट रखना कि आज के एग्जाम पैटर्न को देखते हुए आप ये नहीं कह सकते हो कि किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आएगा। मान लो आपने इजी टॉपिक है उसको तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, लेकिन उसके अंदर से ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो मार्केट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, या है तो किसी एक पर्टिकुलर ऐसी बुक के अंदर है जो बुक आपने छोड़ दी, उस सिचुएशन के अंदर क्या करोगे। और जो प्रजामंडल आंदोलन है वहां से ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपने अगर बेसिक भी अगर गो थ्रू कर लिया होता तो वो चीज़ें कवर हो जाती, तो वो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, और जहाँ से स्ट्रॉन्ग टॉपिक था आपका वो भी छूट जाएगा। तो नुकसान दोनों जगह से है। और आज का कंपटीशन इतना तगड़ा हो गया है, यकीन मानिए कि एक नंबर पे हजारों स्टूडेंट होते हैं, एक क्वेश्चन से आपकी हजारों रैंक डाउन हो जाती है। तो ध्यान रखना टॉपिक कोई सा भी नहीं छोड़ना है। अगर कोई टॉपिक हार्ड होगा तो हम लोग रिवीजन के तौर पे उसकी क्लासेस वगैरह लगाएंगे। इसके अलावा एमसीक्यू बैच के अंदर हम इस थ्योरी को वापस से रिपीट करवाते हैं ताकि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए और बच्चों के दिमाग के अंदर सेट हो जाए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग से निकाल देना कि ये टॉपिक हमको छोड़ना है, ये टॉपिक हमें करना है और अच्छे से कवर करना है ताकि एग्जाम के अंदर कैसा भी क्वेश्चन आए हम लोग
आसानी से इसको सोल्व कर पाए। इसके लिए एक छोटा सा एक टेक्निक अपनाइए कि जो जो लोग इसके अंदर आते हैं या जो जो चीज़ें इस प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ी हुई है उसको किसी और जगह से भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा सा ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगे। तो बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ और इसको अभी यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं हम लोग आगे की क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रजामंडल है इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे प्रजामंडल के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।